तो बच्चों आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करते हैं वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक टॉपिक है, दैट इज ऑफ पार्टनरशिप, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन एंड वी हैव almost covered our 30 marks. 30 marks out of 80 marks we have already covered. And to this virtual classes मुझे आपके साथ बहुत ही स्लो चलना पड़ रहा है। अदरवाइज जनरली ये पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है काफी पहले हो चुका होता था, इफ वी सी टू द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, सो गाइज आज एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, which is analysis of financial statements and which carries 20 marks, in your examination, जो आपके एग्जाम्स में 20 मार्क्स के लिए होल्ड करता है। और इस बुक में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक में, हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। वी हैव गॉट 6 चैप्टर्स। अब ये जो 6 चैप्टर्स है, इसमें से हम लोग out of these 6 chapters today we will try to cover one chapter। एक चैप्टर है बेटा जो आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स का आता है, और वो टॉपिक कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, और इजी भी है। मतलब दैट इज इजी एज वेल एज शॉर्ट, सो वी कैन क्यूमुलेट और 4 मार्क्स फ्रॉम देयर। आपके इस बुक में जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें 6 चैप्टर्स हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 3rd और 4th है, इनमें से एक सम आधा ही आता है 4 मार्क्स का। जो चैप्टर नंबर 5 है वो थोड़ा सा लेंदी है, रेशियोज का है। उसमें से जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इट विल बी इधर 4+2 और समथिंग। ठीक है, और जो 6th चैप्टर है, वहां से आपके पास 8 मार्क्स का कंटेंट रहता है। ठीक है, विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कुछ बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही डिफिकल्ट लगती है। शायद अगर आप अपने सीनियर्स से पूछेंगे तो शायद वो भी यही बोले, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर, these both chapters are very very interesting chapters। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और इजी भी हैं। बस यू नीड टू अटेंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी क्लास प्रॉपरली। अगर आपने ये क्लासेस प्रॉपरली अटेंड कर ली, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दीज 2 चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। वन ऑफ द चैप्टर्स इज comparative statements and the other one is common size statements। comparative statements and common size statements। आपके एग्जाम में बच्चे इन 2 चैप्टर में से एक सम आधा ही आता है 4 मार्क्स का, और आप मुझसे पूछेंगे सर ये है क्या बेसिकली। तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल कैलकुलेशन। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल कैलकुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन इजीली स्कोर 4 मार्क्स। कुछ नहीं है बच्चे, परसेंटेज की कंपटीशन करनी है। अब इन चैप्टर्स पे आने से पहले मैं आपको इस बुक का मतलब बताता हूँ, व्हाट इज मेंट बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा हमारे कोर्स की, अपने कोर्स की जो सबसे इजी बुक है वो इसी को माना जाता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट ट्रस्ट मी, ये इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। सर इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए तीनों बुक्स हैं, नो डाउट बेटा, तीनों बुक्स हैं। बट ये जो बुक है ये आपको सिखाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद, वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड,
once the financial statements are prepared, then how do we have to analyze those statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे, नॉट एन इशू। हमने कॉन्सेप्ट सीखे, हमने बेसिक्स किए, जर्नल लेजर सब कुछ एक साथ लगा दिए इन सब टॉपिक्स में, राइट। उधर से फिर हमने पार्टनरशिप का भी चैप्टर्स किए, तो उसमें भी हमको 3-4 महीने लगे। अब द पॉइंट इज कि सर स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद उनको एनालाइज कैसे किया जाए, उनके बेसिस पे डिसीजंस कैसे लिए जाए। हमने +1 में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग। तो हमने किया था अकाउंटिंग, इफ यू पीपल रिमेंबर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के बाद क्या करना है? इंटरप्रिटेशन किस चीज का? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, communication of the results thereon to the management and taking the decisions properly. आपने शायद बिजनेस में भी आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपने किए होंगे, तो वहां पे यू माइट हैव स्टडीड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हिच वन इज दैट? लेट मी नो। व्हिच इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लीज लेट मी नो गाइस। यस, yes, so planning, which is analysis of financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके ये हमें ये हेल्प मिलती है कि हम आगे अपने बिजनेस के डिसीजंस कैसे लें। तो ये जो 2 चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर्स हमको बेसिक्स बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करें। इसके बाद जिसके फर्दर चैप्टर दैट इज रेशियोज को कंप्यूट करना और कैश फ्लो को कंप्यूट करना, ये हमें फर्दर और तरीके बताएंगे, इन डेप्थ डिटेल बताएंगे कि हाउ डू वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ दोस हाउ कैन वी टेक द डिसीजंस, उनके बेसिस पे हम डिसीजंस कैसे लें। ठीक है, सो वेल इनिशिएट विद थर्ड चैप्टर दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये नाम से ही क्या पता चल रहा है? कंपेयर करना। चलो मैं +1 का एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स में इन +1 वी हैड स्टडीड क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, डू यू रिमेंबर गाइस? चलो मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वन वाज रिलायबिलिटी, द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स शुड बी रिलायबल। देन relevancy, those should be relevant, faithful presentation, understandability, and the last one, which was the last one, qualitative features of accounting. The last one was, yes, it was comparability. The last function था qualitative feature of accounting, that was comparability। मतलब कंपेरेबिलिटी का मतलब ये कि बच्चे इन केस अगर हम लोग इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अपने बना दिए हैं, तो अब इनके बेसिस पे रिजल्ट निकालना है, डिसीजन लेना है, तो हमारे पास इसके लिए कुछ और साइमल्टेनियस फिगर्स होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग हमारी इस साल की स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सके, सो दैट वी कैन कंपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो we need to study those as well. अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सर हमने इस साल 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है, कैन यू टेल मी कि इज इट बेटर देन द प्रीवियस ईयर और नॉट? क्या सिर्फ और सिर्फ आप इस बेसिस पे ये बता सकते हैं कि अगर हमने इस साल 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है तो इज इट गुड और बैड? नो, यस, we cannot ascertain whether the profits of rupees 10 lakh earned during this year is a fine position or not, because until and unless we have the data of the previous years, जब तक हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर ना कर सके तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि इस साल हमारी पोजीशन क्या है।
लेट्स से अगर पिछले साल प्रॉफिट्स 12 लाख हुए थे और इस बार 10 लाख हो रहे हैं, तो कहाँ की बढ़िया पोजीशन है? दिस इज अ बैड पोजीशन। ठीक है, तो हमें होगा क्या, व्हाट विल बी गिवन इज we will have to prepare comparative statement। और बच्चे comparative statement किस चीज की, how do we take the decisions, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, हमने बहुत बार किए जनरली जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। व्हाट डू वी कवर इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हमने प्लस वन में भी किया है गाइस। आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। व्हाट डू वी कवर इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर नंबर 20 ऑफ प्लस वन क्लास। What do we cover in our financial statements, guys? If you people remember, say yes, answer it. If you do not, say no, so that I can proceed. Yes. Yes, good. So, guys, we cover trading and profit and loss account and balance sheet in the financial statements. Trading and profit and loss account and balance sheet in the financial statements of an entity. ठीक है, जनरली हमारे सिलेबस में हम लोग ये कवर करते हैं। तो अब हमें कंपैरेटिव भी किसका बनाना होगा, अब हमें कंपैरेटिव भी बनाना होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी विल एनालाइज दो स्टेटमेंट्स। जब तक हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तब तक हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे। तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी, सो दैट वी कैन कंपेयर द टू, वी कैन कंपेयर द टू। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, मुझे लिसन टू इट वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनना इस चीज को। हमने प्लस वन में जो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किए थे, ये हमने किए थे बेटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। गेटिंग माय पॉइंट? हमने जो प्लस वन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किए थे, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इफ यू पीपल विल ओपन योर बुक्स ऑफ प्लस वन और वहां पे चैप्टर नंबर 19 और 20 पे जाएंगे, तो यू विल फाइंड इट कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर एक्स, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर मोहन, मिस्टर राम, मतलब एक ही पर्सन का नाम दिया होता था, या फिर मोहन कंपनी। और आप लोग ये बात अच्छे से बिजनेस में पढ़ चुके होंगे कि कोई भी कंपनी कब मानी जाती है कि दैट पर्टिकुलर नेम बिलोंग्स टू अ कंपनी। अगर मैं ये लिख देता हूं राम एंड कंपनी, अनुराग कंपनी एंड एसोसिएट्स, विल दिस बी कंसीडर्ड एज कंपनी? क्या इनको कंपनीज कंसीडर किया जाएगा? यस, गुड इशिका। व्हाट अबाउट अदर्स? When can we consider a particular name to be a company? You might have studied in your business lectures. Yes, good. बच्चे कंपनी होने के लिए नाम के पीछे या तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए या फिर लिमिटेड होना चाहिए। इट शुड बी इधर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, ठीक है, या फिर इट शुड बी ऑपीसी। आपने ऑपीसी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। तो बच्चे हमने जो प्लस वन में किया दैट वाज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सॉल प्रोप्राइटर्स। उसके बाद हमने प्लस टू की स्टार्ट में किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप किया ना, तो जहाँ पे हम उसका प्रॉफिट लॉस का हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमने वो प्लस वन में कर लिया था। हमने सीधा यहाँ से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उठाया, उसके बाद उनका कैपिटल अकाउंट्स और ये सारी चीजें फिर बने। अब हमने बनानी है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज बच्चे, जो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, दैट यू हैव टू राइट इन योर बुक्स और नोटबुक्स, जहाँ पे भी आप अपने ये नोट्स बना रहे हैं,
देयर यू हैव टू राइट दिस फॉर्मेट. आज हम इस फॉर्मेट को करेंगे. दिस फॉर्मेट यू विल हैव टू लर्न एंड देन विल प्रोसीड ऑन फर्दर इन टुमारोज क्लास. ठीक है. और ये जो फॉर्मेट है बच्चे, कंपनीज अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है इसी फॉर्मेट में बनाती है. जैसे हमने +1 में सॉल ट्रेडरशिप किया था, सॉल प्रोप्राइटरशिप के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, सर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं, टी फॉर्म में बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ठीक है. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. बैलेंस शीट भी ऐसे बना देते हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड ऐसे बनाते हैं. बट इन केस ऑफ कंपनीज देयर इज अ सेपरेट फॉर्मेट which is given by accounting standards. अब सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बच्चे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके बेसिस पे हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता. अब सर ये बनाता कौन है? वैसे तो आप लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक यू टू नो कि ये बनाता कौन है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है. कैन एनीवन स्पेसिफाई कि इसको बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? आपके फील्ड से रिलेटेड है बेटा ये. आप आगे जाके जो करेंगे, जो प्रोफेशन में आप लोग जाएंगे, उस प्रोफेशन से रिलेटेड है. इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता कौन है? यस गुड इशिका. यस पूजा. ठीक है. ओके. So these are prepared by ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. Institute of Chartered Accountants of India. तो वो लोग, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, और आपके सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं इनसे रिलेटेड. लेकिन स्टिल हम लोग जो भी स्टडीज करेंगे, जो भी ये फॉर्मेट करने वाले हैं, उनके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल है, और वो शेड्यूल स्पेसिफाई करता है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या करना. नाउ आई एम प्रिपेयरिंग. जैसे आप +1 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, ऐसे ही अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एक बात ध्यान रखना बच्चे, ये हम कंपनीज का कर रहे हैं. दिस वी आर डूइंग फॉर कंपनीज. तो इसमें आप लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. सर ट्रेडिंग कहाँ गया? ट्रेडिंग मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग का पार्ट इसी में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जो गिवन फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको यू विल हैव टू लर्न. ठीक है. So accordingly, these are particulars. This is not number. This is amount of current year, and this is amount of previous year. All the figures are in rupees. All the figures are in rupees. ठीक है. So guys, +1 में हम लोग करते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. अब हम करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट. दिस यू हैव टू राइट, दिस यू हैव टू नोट इट डाउन. ठीक है. नाउ विल डू इट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट. क्या होगा सर इसका वर्टिकल फॉर्मेट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट revenues. ठीक है. revenues from operations and other income. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब है बेटे? कुछ नहीं है, बस आपको नाम बदल के दे दिया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनसे क्या रेवेन्यू हो रहा है. इसको हम पहले क्या बोलते थे? कैन एनीवन टेल? कुछ नहीं, बस नाम चेंज कर दिया, मतलब सेम ही है. व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? यस प्रीति, आंसर बचे. जिसको भी पता है दे कैन आंसर, दे कैन जस्ट राइट डाउन. नहीं शिखा बचे, दिस इज रेवेन्यू. नो प्रीति,
प्रॉफिट तो बच्चे निकलता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब हम सारी की सारी इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, जब हम सारी की सारी रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तब हमें प्रॉफिट्स मिल जाता है या इनकम मिल जाती है। तो दीज आर नथिंग बट रेवेन्यूज। जैसे सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट की करेक्ट साइड में क्या लिखते थे आप लोग? बाय सेल्स लिखते थे, तो ये वही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज नथिंग बट दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज सेल्स। मेन जो आपके बिजनेस की सेल्स हुई है, टर्नओवर हुआ, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एंड व्हाट डू वी कंक्लूड इन अदर इनकम्स? बच्चे अदर इनकम्स में जो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सब जो क्रेडिट साइड में आती थी, वो आपकी सभी की सभी अदर इनकम्स हैं। फॉर एग्जांपल, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब आपकी अदर इनकम्स है। I hope you are getting it, my dear. Are you or are you not? You have to reply with yes or not. Okay, ठीक है। मुझे एक बार आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे हमने +1 का सॉल्ट ट्रेडरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के साथ मेमोराइज हो जाता है, वैसे ये भी हो जाएगा। बस हमने 2-3 सम्स करने हैं, उसके बाद मैं आपको तरीका बता दूंगा कि सर कैसे करना है इसको। So first of all, we have to write our incomes. Incomes बोले तो sales, that is revenue from operations, and other income. ठीक है, इन दोनों का आप लोग टोटल लगाएंगे और इसको नाम दे देंगे सर टोटल ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास टोटल ऑफ इनकम्स आ गया। अब क्योंकि हम वर्टिकल चल रहे हैं, तो मुझे इसी के नीचे हम लोग एक्सपेंसेस की डिटेल्स बनवाएंगे। गिव द हेडिंग इट एज बी। बी में क्या आ रहा है बच्चे हमारे पास? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उन्हीं स्टेप वाइज चलना है, हमें उसी स्टेप में चलना। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस। कॉस्ट ऑफ परचेजेस। सर इसका क्या मतलब है? बच्चे कुछ नहीं है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट आइटम क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक। सेकंड क्या लिखते थे? टू परचेजेस लिखते थे ना, तो ये वही है। अभी तक हमने ट्रेडिंग कंसर्न्स का काम किया है, मतलब गुड्स लिए और आगे बेच दी, तो वहां पे तो सिर्फ परचेज ही होती है ना बच्चे। तो इनकेस अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाएगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे देगा। मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, WIP कंज्यूम्ड, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी है वो सारी चीजें। घबराने वाली कोई बात नहीं है, एग्जामिनर आपको थाली में सजा के देगा कि सर कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्या है या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपको बताएगा। ठीक है, सेकेंड में वी हैव चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिसन टू इट केयरफुली, हम लोग एक्सपेंसेस साइड कर रहे हैं, एक्सपेंस साइड कर रहे हैं, और एक्सपेंस साइड में हमारे पास फर्स्ट आइटम आई कॉस्ट ऑफ परचेज, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आती थी। फिर सेकंड आइटम आई ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग एक्सपेंस डिटरमिन कर रहे हैं। एक काम करना, आप साथ ही साथ अपने साइड में कहीं पे रफ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट बना के रखना। आपको पता चलेगा कि सर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब हमें जीपी कम आएगा। इफ यू पीपल रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास जीपी आता था। व्हाट हैपेंड इशिका बच्चे? ठीक है, सो
हमारे पास स्टैटिक अकाउंट में जीपी आता था। इन केस अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है तो जीपी कम हो जाएगा। इन केस अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है तो यानी हमारी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से बैलेंसिंग फिगर जीपी कम आ जाएगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली तो ये हमारा एक्सपेंस बन जाता है। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है तो दैट रिजल्ट्स इन एक्सपेंस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता था। इनकम साइड में आने की वजह से अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता तो हमारा जीपी बढ़ जाता था, लेकिन अब अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो हमारा जीपी कम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना। ठीक है, इन केस अगर ओपनिंग कम हुआ क्लोजिंग ज्यादा हुआ तो यहाँ पे फिगर नेगेटिव की तरह आ जाएगी, मतलब वो आपकी इनकम बन जाएगी। इसके बाद है बेटा एम्प्लॉइज कॉस्ट, फिर है फाइनेंस कॉस्ट, फिर है हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। हमारे पास आ गए बचे टोटल एक्सपेंसेस, इसका टोटल है हमारे पास बी। सर ये कि आपने तो जल्दी जल्दी कर दिया बच्चे, कुछ है ही नहीं इसमें, मैं क्या बताऊँ आपको। एक प्रॉपर फॉर्मेट है। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ परचेजेस, सेकंड है चेंज इन स्टॉक, थर्ड है बच्चे आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है ई एफ डी। कंपनीज ने तो इसको और भी इजी बना दिया। वैसे मैं आपको ये बता दूं, जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवा रहा हूँ। जो लेटेस्ट आए हैं, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स आए हैं वो आए हैं अब इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसका फॉर्मेट अलग है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको वो करवा भी नहीं रहा। इंड एएस कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होते हैं। इंड एएस कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको ये एज के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। प्रीति सर, प्रीति व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो जब चेंज इन स्टॉक करेंगे तो विल राइट इट एज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, विल राइट इट एज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 पड़ा है, क्लोजिंग 8,000 है, तो 10 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो इसके बाद एम्प्लॉइज को जितने भी एम्प्लॉइज से रिलेटेड खर्चे ना सर, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड है, कुछ भी है, वो सारा का सारा आप लोगों ने एम्प्लॉइज कॉस्ट में एंटर कर देना। ठीक है, इसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है बच्चे, जो भी आपके इंटरेस्ट चार्जेस हैं, जो आपके इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो हम कवर करेंगे सारे के सारे हमारे फाइनेंस कॉस्ट में। EFD, डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इन केस अगर कोई नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और इन केस अगर कोई इंटेंजिबल एसेट को अगर हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं यानी उसको अमोर्टाइज कर रहे हैं, अमोर्टाइज का क्या मतलब होता है बच्चे, जब हम किसी इंटेंजिबल एसेट को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल है, गुडविल को हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, तो वो सब यहीं पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मजे की बात यह है कि अगर कोई एक्सपेंस इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आ रहा, अगर कोई एक्सपेंस इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आ रहा, ना ही तो वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ना ही वो फाइनेंस से रिलेटेड है, और ना ही वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, तो सारे का सारा खर्चा अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सर क्या इन सबको सारों का टोटल करके अदर एक्सपेंस में ले देंगे? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल लिख देना है आपको। तो आपके लिए तो ये और भी इजी हो गया है। सर तीन तरह के खर्चे हैं, तीन तरह के मेन एक्सपेंस है, वो दो तो ट्रेडिंग के पार्ट मिलते हैं ना, ये दोनों ट्रेडिंग के पार्ट हैं, ये तीनों प्रॉफिट लॉस के पार्ट है, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस के मेन पार्ट है। अगर इन तीनों में कुछ चीज नहीं आ रही तो सारा का सारा उसको उठा के अदर में डाल दो। दिस वी गेट आवर टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैन यू टेल मी गाइस, हाउ आर वी गोइंग टू कंप्यूट प्रॉफिट? वी हैव गॉट रेवेन्यूज, वी हैव गॉट टोटल एक्सपेंसेस। यस सर,
A minus B shall be our profit। और उस प्रॉफिट को आप लोग बोलते क्या, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ बच्चे, आई डू नॉट हैव, चलो विल डू वन थिंग, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट टू कंप्यूट प्रॉफिट्स, सो प्रॉफिट्स शैल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स आया नहीं, तो these are the profits before tax। कैसे निकाला आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज C इज इक्वल टू A माइनस B, सारे के सारे रेवेन्यूज माइनस सारे के सारे एक्सपेंसेस, मतलब दिस माइनस दिस, हमें मिल गया बचे ये प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। अब इसमें अगर आपको कोई टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स करो माइनस, माइनस टैक्स, टैक्स को माइनस कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली क्या मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, विल गेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। डिड यू गेट इट गाइस? क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या करवाया? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। मैंने आपको आज कुछ खास नहीं, बस एक फॉर्मेट करवाया ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज का बनाते हैं। सबसे पहले अब ये फॉर्मेट हमने वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, वी डू नॉट हैव टू प्रिपेयर इट इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, जैसे आप लोग डेबिट और क्रेडिट साइड प्लस में बनाते थे, दैट वी डू नॉट हैव टू डू, ठीक है, इन द वर्टिकल फॉर्मेट। सबसे पहले हमने सारी हमारी रेवेन्यूज लिखी, इनकमिंग्स लिखी, रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन जो मेन ऑपरेशन है, और अदर इनकम्स, ठीक है, इन दोनों का टोटल किया। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस की बारी आ गई, बहुत इजी फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो चेंज इन स्टॉक, इसके बाद ईएफडी, ईएफडी मतलब एम्प्लॉइज कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, और इन केस अगर कोई खर्चा इन तीनों में नहीं आ रहा तो पुट इट इन द अदर एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गया, पीबीटी आ गया, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने टैक्स माइनस किया, अकॉर्डिंगली वी हैव गॉट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। आई होप दिस इज ओके। आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेस बताया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बच्चों, फिर एक फॉर्मेट करवाया। कल हम फॉर्मेट करेंगे बैलेंस शीट का एंड विल ट्राई टू डू सम ऑफ द सम्स। फॉर द टाइम बीइंग जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे शुड अरेंज दोस बुक्स बेटा, ठीक है, उन बुक्स को यू हैव टू अरेंज। ओके गाइस, till then see you, bye bye and do your work properly।